43% नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है, और 23% नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर मर्डर, रेप, फिरौती के चार्जेस है। ऐसा नहीं है कि हमारे एमपी इसमें शामिल है, बल्कि हमारे देश के एमएलए भी इसमें पीछे नहीं है। अगर मैं 2015 के दिल्ली इलेक्शन की बात करूं तो उसमें 70 में से 43 नेता ऐसे जीत कर आए थे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे, और करंट की बात करूं तो 37 नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है। और ये केस ऐसे नहीं है कि किसी ने आरोप लगाया या फिर सिर्फ एफआईआर हो, बल्कि ये वो केस है जो सुप्रीम कोर्ट में फ्रेम हो रखे हैं, जहां पर पुलिस गई है, उन्होंने कंफर्म किया है, उन्हें एविडेंस मिले, उन्हें आई विटनेस मिले हैं। ये प्रॉब्लम तो छोटी सी है कि पार्टी इन लोगों को टिकट ना दे और लोग इन्हें वोट ना दे, लेकिन इस छोटी सी प्रॉब्लम के लिए 1999 से लड़ाई चल रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो 1999 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसे एडीआर नाम से ज्यादा जाना जाता है, उन्होंने जितने भी क्रिमिनल्स है पॉलिटिक्स में, उनके खिलाफ पीआईएल डाल दी दिल्ली हाईकोर्ट में, और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनकी पीआईएल एक्सेप्ट कर ली। लेकिन ये बात तभी खत्म हो गई थी जब दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकी पीआईएल एक्सेप्ट की। लेकिन ये जो नेता हैं जिन्हें हम जिता कर लाते हैं, उन्होंने इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाल दी, और जब सुप्रीम कोर्ट से भी इनकी अर्जी खारिज हो गई, तब हमें वो देखने को मिला जो हमने आज तक नहीं देखा था। ये सारी पार्टियां एक होगी। अगर देश की सिक्योरिटी की बात है, जैसे यूरी हो गया, बालाकोट हो गया, या फिर खतरे वाली सिचुएशन होगी, तब भी ये पार्टियां एक नहीं हुई। लेकिन इस चीज के लिए सारी पार्टियां एक होगी, और ये सारी चीजें एक ही बात पे अटकती है, वो है इंडिया का कानून। इंडिया के कानून के हिसाब से जब तक किसी चीज पे फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता, तब तक वो इंसान बेकसूर है। अगर कोई इंसान आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है और उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है, तो उसे ऑफर लेटर नहीं मिलेगा, बल्कि उसे क्लर्क की जॉब के लिए दिक्कत आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे लाखों कैदी हैं जिनके ऊपर फाइनल जजमेंट नहीं आ रखा, लेकिन उन्हें जेल में डाल रखा है। तो ये सारी चीजें एप्लीकेबल होती है तो सिर्फ पॉलिटिशियंस पे, बल्कि और किसी चीज पर नहीं। इतने बड़े संसदीय क्षेत्र में पार्टियों के लिए मुश्किल हो गया है एक ऐसे उम्मीदवार को ढूंढना जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस ना हो। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिमिनल कैंडिडेट के जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं मुकाबले 3 कैंडिडेट के, क्योंकि एक क्रिमिनल कैंडिडेट परफेक्ट कॉम्बो बन जाता है मनी और मसल पावर का। पार्टी के लिए फंडिंग इकट्ठी करनी हो, सेल्फ फाइनेंसिंग, ब्लैक मनी, कैंपेनिंग के लिए फाइनेंस इकट्ठा करना हो, हर चीज में ये माहिर होते हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों की ये पहली पसंद बन जाते हैं। पहले ये लोग इतने डिमांड में नहीं थे, पहले सिर्फ भीड़ इकट्ठी करनी हो, बूथ कैप्चरिंग, इन्हीं सब चीजों पे ये सब लिमिटेड थे। लेकिन जैसे जैसे इनकी वर्सेटैलिटी बढ़ती चली गई और पॉलिटिकल पार्टियों की पहली पसंद बन गई, कास्ट एंड सिस्टम फेलियर की वजह से भी लोगों की भी मजबूरी बन गई इन्हें वोट देने की। आज की डेट में अगर आपको एफआईआर भी करना है तो आपको जुगाड़ की जरूरत पड़ती है, लेकिन वही अगर आप अपनी कास्ट वाले नेता के पास जाते हैं तो वो सिर्फ आपका थोड़ा बहुत हिसाब किताब देखता है, लेकिन बाकी आपका काम कर देता है। ये जो कमजोर सिस्टम है ये लोगों को मजबूर करता है इन लोगों को वोट देने के लिए, और ये लोग भी इसका पूरा ध्यान रखते हैं कि सिस्टम कभी स्ट्रांग ना हो। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो सभी नेता यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारा सिस्टम खराब है, सिस्टम में ये कमियां हैं, और मैं तुम्हें इस सिस्टम से बचा सकता हूँ। और गरीबों के हक के लिए लड़ते लड़ते वो खुद अमीर हो गए। जीतने का एक सुपर हिट फॉर्मूला है, एक एरिया डिसाइड करो, उसकी कास्ट कैलकुलेशन करो, और उसी टाइप का एक रॉबिनहुड या बाहुबली टाइप नेता खड़ा कर दो। जो काम सिस्टम नहीं कर रहा वो काम तुम कर दो, लोग तुम्हें वोट देने लगेंगे। इन केस कोई ज्यादा होशियार बन रहा है या लोग ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं तो एक छोटा सा दंगा करा दो, लोगों की मजबूरी बन जाएगी तुम्हें वोट देने की। सेंटर फॉर मीडिया सर्विस यानी सीएमएस के अनुसार लास्ट लोकसभा चुनाव जो 2019 का था, उसमें 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व था। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है इंडिया इलेक्शन में, यूएसए से भी ज़्यादा। तुम्हें क्या लगता है इतना पैसा खर्च करके कोई आएगा तो क्या वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं देखेगा? वैसे ये पार्टियां कितना लगड़ते झगड़ते हैं आपस में, कितने वैचारिक मतभेद है इनमें, लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी पार्टी फंडिंग की बात आती है तो ये सारी पार्टियां एक ही राग अपनाते हैं। ये लोग कभी भी पार्टी फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आने ही नहीं देंगे। एक बार जब ये लोग पावर में आते हैं ना, तो पूरा सिस्टम इनके हिसाब से चलता है, और कोई पुलिस वाला इनके हिसाब से नहीं चलता तो उसका सीधा ट्रांसफर होता है। 144 पुलिस ऑफिसर 1 लाख लोगों की सिक्योरिटी देखते हैं, लेकिन जब बात हमारे नेताओं की आती है ना, तो 47,000 पुलिस ऑफिसर 14,842 नेता की सिक्योरिटी देखते हैं। अब बाहुबलियों को क्या जरूरत है सिक्योरिटी की? क्रिमिनल को देखा है जिसके आगे पीछे आईएएस पीसीएस उनकी जी हजूरी कर रहे हैं। बहुत ही वॉस सीन होता है वो। बहुत सी रिपोर्ट आती है
कि 75% लोगों को तो पुलिस पर भरोसा ही नहीं है। इंडिया एक ऐसी लौती कंट्री है जहां पर लोग पुलिस वालों को देखकर लोग सेफ फील करने की बजाय डर महसूस करते हैं। एक 15 साल के बच्चे को पता है कि आईपीएल में सट्टा लगाने के लिए किसके पास जाना है, लेकिन हमारी पुलिस को नहीं पता। और ये जो सारा सिस्टम है, जो वीक सिस्टम है, हमारे नेताओं को बड़ा सूट करता है। अगर जिस दिन ये सिस्टम स्ट्रांग हो गया ना, तो ये सारे नेताओं की दुकानें बंद हो जाएंगी। इंडिया की 65% की आबादी है जो 35 के एज से नीचे है, और जो हमारा लोकसभा है उसकी एवरेज एज है 54 और राज्यसभा की 64.5 है। एक दो केस अगर छोड़ देना तो आम आदमी के लिए पॉलिटिक्स में घुसने का रास्ता ही नहीं है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना कि टॉप 10 यंग पॉलिटिशियन, तो उसमें एक भी नाम ऐसा नहीं होगा जिसमें फैमिली से कोई पॉलिटिशियन कनेक्शन ना हो। आज़ादी के बाद से 0.5% से भी कम पॉलिटिशियंस ने अपने बच्चों को आर्मी में भेजा है, वहाँ नहीं भेजते ये लोग। हम लोग इनसे मैनिफेस्टो में इनसे डिमांड ही कहाँ करते हैं। हम तो रिलीजियस मुद्दे देखते हैं और मैनिफेस्टो में और खुश हो जाते हैं। इंडिया ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम अडेप्ट किया और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है शैडो कैबिनेट, वो हमने छोड़ दिया। इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और ये लोग हमें पता लगने भी नहीं देंगे। तो इसमें होता क्या है, मैं अगर फाइनेंस मिनिस्टर का एग्जांपल लूँ तो जो रूलिंग पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर है उसके पहले ही अपोजिशन का भी फाइनेंस मिनिस्टर भी असाइन हो जाएगा, और जो रूलिंग पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर है उसकी एक्टिविटी को अपोजिशन का फाइनेंस मिनिस्टर लोगों तक पहुंचाएगा। और ऐसा ही हर डिपार्टमेंट में होता है और लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियली होता है, क्योंकि एक छोटे से छोटे काम के लिए भी इंडिया में बहुत सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व रहती है। तो एक्चुअल में किस नेता की गलती है वो पता ही नहीं चल पाता। इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो हमें पार्टी से मैनिफेस्टो में डिमांड करनी चाहिए। हम लोग सिर्फ केवल मंदिर और मस्जिद के लिए ही लड़ते हैं। ये सारी चीज़ें एकदम से सही तो हो नहीं पाएगी, लेकिन एक चीज़ है जो हमारे हाथ में है कि हम किसी क्रिमिनल को वोट ना दें। और ऐसा तो है नहीं कि एक की एक कतार में सभी क्रिमिनल खड़े हो गए। हमें बस इतना करना है कि किसी क्रिमिनल को वोट ना दें, भले ही वो हमारी फेवरेट पार्टी का हो या हमारे कास्ट का हो। हमें बस एक दो बार ऐसा करना है, फिर इन लोगों को टिकट ही मिलना मुश्किल हो जाएगा। जितनी भी रिसर्च हम अपने मोबाइल फ़ोन को ख़रीदने में करते हैं, अगर उसका केवल 10% ही हमने अपने कैंडिडेट के बारे में की ना, तो ये जितने भी क्रिमिनल्स हैं पार्लियामेंट में नहीं दिखेंगे, बल्कि वहाँ दिखेंगे जहाँ इन्हें होना चाहिए। और आखिर में एक सवाल जिसका जवाब जानना बहुत ही ज़रूरी है, और वो है, और उसके बाद इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा कि अगर पॉलिटिक्स, अगर समाज सेवा है तो सैलरी क्यों, और अगर नौकरी है तो एग्ज़ाम और क्वालिफिकेशन क्यों नहीं।